Hey guys, I hope this is the part 4. I hope क्या 4 ही है ये. वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ ब्रेनवाइज. ये टॉपिक है हमारा क्या, मीजोलिथिक पीरियड. ठीक है, मीजोलिथिक इसमें करेंगे, फिर हम नेक्स्ट में करेंगे क्या, नियोलिथिक, क्योंकि इसमें हमारे 3-4 टॉपिक हैं. कौन कौन से? एक तो मीजोलिथिक पीरियड, मिडिल स्टोन एज, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स ऑफ द मीजोलिथिक एरा और इम्पोर्टेंट मीजोलिथिक साइट्स. तो मैं ये समझने इसलिए एक वीडियो बनाया है इसके लिए, है ना. द टर्म मीजोलिथिक इज ड्राइव फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स मीजो एंड लिथिक. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मिडिल स्टोन एज, है ना, लिखा हुआ है क्लियरली. ये तो यानी कि मैंने लिखा है, भी ऑलरेडी लिखा हुआ है मिडिल स्टोन एज, जो कि मैं पहले भी बोल रहा था लास्ट वीडियो में. इन ग्रीक मीजो मीन्स मिडिल एंड लिथिक मीन्स स्टोन. कुछ ज़्यादा ऊपर हो गया माइक, राइट. Hence, the Mesolithic stage of prehistory is known as the Middle Stone Age. जो Mesolithic stages को बोलते हैं Middle Stone Age. ठीक है. Both Mesolithic and Neolithic phase belong to the Holocene era. In this era, there was a rise in temperature. Climate became warm, which resulted in melting of ice. Also, brought changes in flora and fauna. अब क्या होता है, अब भाई जो हमने पीछे देखा था आइस एज में इतना बर्फ़ था कि वहाँ पे सर्वाइवल मुश्किल था थोड़ा. ठीक है. लेकिन ऊपर के टाइम पर, यानी बोल सकते हैं हम लेट पैलियोलिथिक या फिर मिडिल पैलियोलिथिक में थोड़ा थोड़ा मौसम खुलने लगा. और यहाँ पे मीजोलिथिक में आके मौसम खुलना स्टार्ट हो चुका है, अभी भी खुल ही रहा है कंटिन्यूसली. तो यहाँ पे और गर्म होने लगा है. अब भाई आज आइस पिघल रही है, मौसम गर्म हो रहा है तो आइस पिघलेगी. ठीक है, बर्फ़ पिघलेगी, बर्फ़ पिघलेगी तो हमारी गर्मी आएगी. तो सीधी सी बात है, धूप पड़ेगी तो फ्लोरा एंड फौना ज़्यादा राइज करेंगे, है ना. आपको पता है जहाँ पानी पड़ता है, जैसे कि अपनी छत पे देख लो जाके, अगर आप कहीं पे रहते हो जहाँ पे कंटिन्यूसली पानी बहता ही रहता है. ठीक है, मैं अपना बताऊँ तो जहाँ पे मैं रहता हूँ उस पे जो रूफ़ है, छत पे पानी चलता रहता होता है ना. बहुत सारी बिल्डिंग्स में अलग अलग फ्लोर के अलग अलग टंकी रहती हैं, वाटर टैंक. वैसे ही उसमें से कभी एक भर गया तो कभी उसका पानी निकल रहा है, कभी दूसरा भर गया उसका पानी निकल रहा है, कभी बारिश का पानी, कभी कुछ. तो वहाँ पे है ना, लाइक सीमेंट में भी पेड़ उगने स्टार्ट हो गए, है ना. वहाँ पे भी थोड़े वैसे हो रखे हैं, थोड़े ग्रीनरी हो रखी है. एक तो होते काई की वजह से, है ना, जो ग्रीन ग्रीन हो जाता है, उसमें से ही ये पेड़ पौधे निकलने लग गए. तो वैसे ही यहाँ पे हुआ था. ठीक है. तो अब देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मेसोलिथिक एरा. द पीपल ऑफ दिस एज लिव्ड ऑन हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग इनिशियली. स्टार्टिंग में देखा जाए तो इस टाइम के लोग हंटिंग पे जिया करते थे, फिशिंग और फूड गैदरिंग पे. बट बाद में दे ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, उन्होंने जानवरों को पालना स्टार्ट किया, प्लांट्स को कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया, देयर बाय पेविंग द वे फॉर एग्रीकल्चर. ठीक है, इन्होंने एक रास्ता बना दिया एग्रीकल्चर के लिए, है ना. द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड वॉज वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग. डॉग को ही पहले, एक ऐसी एनिमल है, डॉग ऐसा एनिमल है जिसको डोमेस्टिकेट किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम. लेकिन वो पालतू नहीं था, वो वाइल्ड एंसेस्टर था डॉगों का, कुत्तुओं का नहीं, कुत्तों का, है ना. शीप एंड गॉट्स वर द मोस्ट कॉमन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स. इसके बाद शीप यानी भेड़ बकरियाँ, उनको कॉमन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स देखा गया यहाँ पर इस टाइम पे. और गाइस ये जो डॉग डॉग का, सीधी सी बात है, डॉग्स का हिंदी में मीनिंग कुत्ता ही होगा, कुत्तों होगा, है ना. शिप का भेड़, गोट का बकरी होगा. तो इसमें आप लोग जिस तरीके से यूज़ करते हो, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे मैं उसी तरीके से समझा रहा हूँ. ठीक है. तो यहाँ पे शीप का मतलब भेड़ ही होता है एक्चुअल में हिंदी में. और आपको अगर शर्म आती है सब बोलने में तो सॉरी ब्रो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपकी गलती है, क्योंकि आप अपनी मदर टंग को, अपनी हिंदी लैंग्वेज को सुनने में शर्मा रहे हो. तो तुम जाओ भाड़ में. हाँ, तो मेसोलिथिक पीपल लिव्ड इन सेमी परमानेंट सेटलमेंट.
अब देखो ऐसा होता था, जो हमारे पैलियोलिथिक लोग थे, पैलियोलिथिक के लोग, वो एक दिन यहाँ पर है, खाना मिल गया, एक दिन यहाँ पर है, एक दिन यहाँ पर, एक दिन यहाँ पर है ना। लेकिन अब जो म्यूजिलिथिक लोग हैं, वो सेमी परमानेंट सेटलमेंट में रहना स्टार्ट कर रहे हैं, यानी पूरी तरीके से परमानेंट नहीं। यानी आधी साल यहाँ पे, 4 महीने यहाँ पे, तो 4 महीने यहाँ पे, 4 महीने यहाँ पे, तो 4 महीने यहाँ पे। अब वो उनका जैसे था ना, ये 2 हफ्ते यहाँ पे, 4 हफ्ते यहाँ पे, 8 हफ्ते यहाँ पे, 1 महीने यहाँ पे, है ना। तो वैसा हटके अब लोग परमानेंट हो रहे थे, लेकिन हर लोग नहीं हो रहा था परमानेंट, हर इंसान नहीं हो रहा था परमानेंट, हर एक ग्रुप नहीं हो रहा था परमानेंट, है ना। अ, अब ये ऑक्यूपाई करने लगे, केव्स गुफाओं को रखने लगे, ओपन ग्राउंड्स में उनको एक ऑक्यूपाई करने लगे कि हमारा एरिया ये, ठीक है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये एक मूवी देखिए, कुछ ऐसी है वर्ल्ड करके, वर्ल्ड हिस्ट्री में वो है, मतलब आप लव स्टोरी एक तरीके की, वो देखोगे तो आपको उसको पता चलेगा कि कैसे वो लोग गुफा में रहा करते थे, जब एक हंटिंग करने जाते थे उस जंगली हाथी की, जो उस टाइम पे हुआ करते थे, तो कैसे करते थे वो लोग सारी चीज़ें, है ना। तो उसको आइडिया हो जाएगा कैसे कपड़े पहना करते थे। वो है लव स्टोरी पूरी मूवी वो, लेकिन वो अभी के टाइम की नहीं, वो है तो अभी के टाइम की वो मूवी, लेकिन वो अभी के सिनेरियो को नहीं दर्शाती, वो सिनेरियो को दर्शाती है इसी टाइम के पीरियड को, ठीक है। स्टोन एज के पीरियड को बेसिकली बताना चाह रहा हूँ मैं। द पीपल ऑफ दिस एरा बिलीव्ड इन द लाइफ आफ्टर डेथ, and hence they buried the death with the food items and other goods। ये जो लोग थे, हम्म वो मानते थे कि भैया जिंदगी होगी, एक बार मर गए उसके बाद दोबारा जिंदगी होगी, इसलिए जो मर गया उसके साथ सामने रखते हैं, जिससे कि उनको अगली जिंदगी में भी वो चीज़ मिले, ठीक है। तो वो बेशक खुद के लिए कितना भी ज़रूरी हो, वो जाने दो, उनको अगले जन्म में मिलना चाहिए वो चीज़, तो उनके साथ ही रख देते थे, और उसके साथ ही वो गाड़ दिया करते थे, ठीक है। कुछ अपने सामान रख दिया करते थे उस मुर्दे के साथ, और कुछ अलग गुड्स भी रख दिया करते थे। अब यहाँ पे जैसे डॉग को हम कुत्ता बोलते हैं, डेड को क्या बोलेंगे, मुर्दा ही तो बोलेंगे ना। उस मुर्दे के साथ ये सारी चीज़ रख दिया करते थे डेड बॉडी के साथ, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक्स टूल ऑफ दिस एरा वर माइक्रोलिथ्स। भाई माइक्रोलिथिक क्या होता है? माइक्रोलिथ यानी मीजोलिथिक का जो टूल्स यूज़ होते थे मीजोलिथिक में, उसको माइक्रोलिथ्स बोलते हैं। अभी होता क्या है, ये मिनिएचर स्टोन टूल्स होते हैं जो कि यूजुअली मेड ऑफ क्रिप्टो क्रिस्टलाइन सिलिका चैल्कोडोनी एंड चर्ट, बोथ ऑफ ज्योमेट्रिकल और नॉन ज्योमेट्रिकल शेप के हुआ करते थे माइक्रोलिथ, ठीक है। तरीके से बनाया जाता था, ऐसा नहीं कि हाँ कोई कोई मतलब ज्योमेट्री तरीके से बनाया जाता है कि इधर से अगर ऐसा करेंगे तो तरीका होगा, अगर हम इधर को सॉरी सॉरी इसको अगर ऐसे रखेंगे तो ज़्यादा ज़ोर पड़ेगा, है ना। कभी कोई इधर से ज़्यादा ज़ोर करेंगे अगर एक्स बनाएंगे तो, है ना। और कोई कोई कभी ऐसे रैंडम भी बना दिया करते थे, ऐसा कोई परमानेंट नहीं था कि यहाँ कैसे भी बनाए, ठीक है। ये छोटे टूल्स हुआ करते थे मिक्रोलिथ्स, है ना, थोड़े छोटे हुआ करते थे, मिनिएचर स्टोन टूल्स हुआ करते थे, छोटे होते थे एज कम्पेयर टू जो बड़े बड़े। दे वर नॉट ओनली यूज एज टूल बट वर ऑल्सो यूज टू मेक कंपोजिट टूल। ऐसा नहीं कि सिर्फ टूल्स की तरह यूज होते थे, बल्कि टूल्स बनाने के लिए भी यूज हुआ करते थे। सेपर हेड्स, एरो हेड्स एंड सिकल। व्हाट दिस सिकल, सुना हो सिकल क्या होता है बताओ कमेंट में। आफ्टर हाफ्टिंग दैम ऑन वुडन और वुड हैंडल्स, these microliths enabled the Mesolithic man to hunt smaller animal and birds। अभी जो छोटा भी देखो ऐसा अब चीज़ सुनो, अगर आप तोप से मच्छर को मारोगे तो क्या होगा? अगर आपके रूम में एक मच्छर आ गया या फिर एक कॉकरोच आ गया, उसके लिए आप क्या लेके आओगे? तोप। या फिर आपके अंदर वो दया आ जाए कि ओ यार इसकी ज़िंदगी नहीं ख़राब करेंगे, इसकी फैमिली है, इसका ये है वो है, इसको हम नहीं मारेंगे, बेशक वो कितनी भी एलर्जी गंदगी फैला दे आपके रूम में, है। कुछ लोग होते हैं ऐसे, अगर वो मीट खाएंगे तो उनको उससे कोई दिक्कत नहीं, अगर कॉकरोच को नहीं मारेंगे वो लोग, है ना। ऐसे चलते फिरते इंसानों को मतलब कि जानवरों को मार देंगे, लेकिन कॉकरोच को मारने में उनको डर लगता है
या फिर चींटी को मारने में डर लगता है। भाई वो पावरफुल होगा, उसको जो पावरफुल होगा वो अपने से कम वाले बंदे को तो जो भी चीज़ होगी उसको तो मार ही देगा ना। नहीं तो फिर वो छोटी छोटी अगर ज़्यादा संख्या में होगी तो बड़े वाले को इंसान को वो हानि पहुंचा सकती है। इसलिए ये दिमाग में एक रखो ना, ये चीज़ पता नहीं क्यों से लोग बोलते हैं, बहुत इरिटेटिंग लोग। अरे छोड़ो, मैं आके अपनी पर्सनल लाइफ पे आ गया। ठीक है, तो वो अगर मैं ये बता रहा था, अगर आप तोप से मच्छर को मारोगे तो क्या मच्छर मर जाएगा क्या? है तोप, इतना छोटा सा मच्छर, और तोप लाओगे आप इतनी बड़ी, निशाना मारोगे इधर तोप पे, जो तब मच्छर उड़ के इधर आ गया तो आपका तो ये जगह पूरी बेकार हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, है ना। तो इसके लिए हमने छोटे छोटे टूल्स बनाए जिससे कि मच्छर को तरीके से मार सकें। मच्छर को यानी छोटे छोटे एनिमल्स को, या फिर एक सेकेंड, क्या हो रहा है, माइक से कुछ इशू हो रहा है। छोटे छोटे एनिमल्स को मार सके या फिर छोटी छोटी बर्ड्स को वो हंट कर सके। द मेसोलिथिक मैन स्टार्टेड टू वियर क्लॉथ्स मेड ऑफ एनिमल स्किन। अब जो मेसोलिथिक मैन थे यानी मेसोलिथिक पीरियड के जो मैन थे, लोग थे, उन्होंने कपड़ा पहनना स्टार्ट कर दिया जो कि कहाँ से किससे बनता था? एनिमल की चमड़ी से बनता था, एनिमल की स्किन से बनता था। द मेसोलिथिक पीपल वर आर्ट लवर्स, और ये आर्ट लवर थे, ये लोग इनिशिएटेड रॉक आर्ट्स, इन्होंने रॉक आर्ट बनानी स्टार्ट करी। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस पेंटिंग्स वॉज मोस्टली वाइल्ड एनिमल्स, जो कि बनाते थे, देखो नेचर बनाएंगे, ठीक है, तो अब नेचर तो इतना ज़्यादा कुछ खुला नहीं था उस टाइम, बस वो क्या देखते थे, वाइल्ड एनिमल्स देखते थे वो, क्योंकि वो उन लोगों से अलग दिखते थे, है ना। तो वो बनाते थे, वाइल्ड एनिमल्स बनाते थे, हंटिंग सीन्स बनाया करते थे। जैसे कि मैंने आप लोगों को देख लिया हंट करते हुए, तो मुझे अच्छा लगा कि आपने हंट किया, कि आपकी बहादुरी क्या है, बहादुर है बहुत ज़्यादा। तो मैंने वो सीन उस केव में या फिर रॉक आर्ट में वो रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है, दिखा दिया। डांसिंग एंड फूड कलेक्शन, अब मेरे को अच्छा लग रहा है कि भाई कोई इंसान डांस कर रहा है मेरे सामने, वो अच्छा लग गया मेरे को, मैं पेंटर हूँ एक दिमाग का, है ना, तो मैं आर्ट लवर हूँ, तो मैंने वो स्टार्ट बनाने लग गया रॉक आर्ट पे, है ना, रॉक पे आर्ट करने लग गया। अब मुझे अच्छा लग रहा है कि भाई कुछ लोग सामने मेरे जो दिख रहे हैं वो फूड कलेक्ट कर रहे हैं, मुझे ये भी अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये तो मैंने उनकी भी फ़ोटो बनाने लग गया रॉक पे। ये सारी चीज़ें दिखती हैं हमारे यहाँ पे पेंटिंग्स में। दीज रॉक पेंटिंग्स गिव एन आइडिया अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड ऑल्सो रिफ्लेक्ट द डिवीजन ऑफ लेबर ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। ये जो रॉक पेंटिंग है हमें आइडिया देती हैं, फिर समझाती हैं हमें कई तरीके से, हम समझते हैं इससे अबाउट डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस, कैसे रिलीजियस प्रैक्टिसेस डेवलप हो रही थी, और साथ ही ये रिफ्लेक्ट करती हैं डिवीजन ऑफ लेबर, किस पे बेसिस पे? जेंडर के बेसिस पे, कौन सा जेंडर क्या काम करेगा। हम अभी बात करें कहाँ की? इंडिया की बात करें, क्योंकि हम एंशंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, एंशंट हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड नहीं पढ़ रहे हैं। तो याद रखना इस चीज़ को, हम अभी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, इसमें हम साइट्स पढ़ेंगे तो उसमें हम सिर्फ इंडियन साइट्स ही पढ़ेंगे, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की साइड बेसिकली, ठीक है, जो इंडिया पहले था उसकी साइड सारी। आप ऐसे सोच रहे हो यूरोप की इसमें साइट क्यों नहीं आ रही हैं, तो उसमें नहीं आएंगी, है ना, अमेरिका की साइड से नहीं आएंगी इसमें, अफ्रीका की साइड से नहीं आएंगे इसमें। ऑल राइट, तो ये एंशियंट इंडिया है, इंडिया में इंडिया की ही चीज़ आएगी। द फर्स्ट ह्यूमन कॉलोनाइजेशन ऑफ द गंगा प्लेन हैपन ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो फर्स्ट ह्यूमन कॉलोनाइजेशन था गंगा प्लेन का, वो इसी टाइम पीरियड के दौरान हुआ था। इंपॉर्टेंट म्यूजोलिथिक साइट्स कौन कौन सी थी? बागौर इन राजस्थान इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एंड बेस्ट डॉक्यूमेंटेड म्यूजोलिथिक साइट्स इन इंडिया। बागौर है जो कि राजस्थान में है, वो एक बिगेस्ट और बेस्ट डॉक्यूमेंटेड म्यूजोलिथिक साइट है भारत में, ठीक है, भारत की एक म्यूजोलिथिक साइट है, बहुत बड़ी और बेस्ट डॉक्यूमेंटेड साइट है। बागौर इज ऑन रिवर कोठारी where microliths along with animal bones and shells have been excavated। यानी जब उस साइट को खोदा गया, एक्सकेवेट किया गया, तो वहाँ से ये सारी चीज़ें मिली, एनिमल की बोन और छोटे छोटे टूल्स यानी मिनीचर स्टोन टूल्स यानी मिक्रोलिथ्स। एडमगढ़ या फिर आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश provides the earliest evidences for the domestication of animal।
आदमगढ़ है जो मध्य प्रदेश में, वो देता है एक सबूत, एविडेंस कि यहाँ पे, पहला एविडेंस देता है कि यहाँ पे एनिमल का डोमेस्टिकेशन भी हुआ करता था उस टाइम पे। ठीक है। देयर आर अबाउट 150 मेसोलिथिक रॉक आर्ट्स sites across India with a rich concentration in central India। कम से कम 850 मेसोलिथिक रॉक आर्ट साइट्स हैं अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में, है ना। with a rich concentration in central India such as Bhimbetka caves जो कि मध्य प्रदेश में है, खारवार, झावरा और कठौरिया जो कि एमपी में है, यानी मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है। सुंदरगढ़ एंड संबलपुर जो कि ओडिशा में है। इजुटुहु गुहा केरला में है। माइट भी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो सकती है, तो प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा ध्यान ना देखिए, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दें, और अगर दिक्कत हो रही है तो आप अपना प्रोनाउंसिएशन खुद कर सकते हैं, है ना। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान हर चीज़ में परफेक्ट हो। मिक्रोलिथ्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन सम वैलीज। मिक्रोलिथ कुछ वैलीज में भी देखने को मिले, जैसे रिवर तापी, साबरमती, नर्मदा और माही जैसी रिवर वैलीज में देखने को मिले मिक्रोलिथ्स, छोटे छोटे मिनिएचर स्टोन टूल्स। लंघननाज इन गुजरात एंड बिहारनपुर इन वेस्ट बंगाल, यानी बिहारनपुर वेस्ट बंगाल का, और लंघनाज इन गुजरात आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट म्यूजियोलिथिक साइट। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि राइनासोरस और ब्लैक बक एटसेट्रा हैव बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम गुजरात वाली साइड से। सेवरल ह्यूमन स्केलेटन्स एंड large number of microlith have been recovered from these places. Though pottery is absent at most Mesolithic sites, they have been found in Langanaj, Gujarat and in Kaimur region of मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। ठीक है। आईओपी म्यूजियोलिथिक साइट वाली चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूलिथिक पीरियड के बारे में। ठीक है। और हाँ, डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ब्रेनवाइज यूट्यूब चैनल। ठीक है। अगर आपको ये थोड़ा बहुत हेल्प कर रहा है तो थोड़ा सब्सक्राइब करो, मदद करो। और हाँ, अगर आप चाहो तो आप ले सकते हो ब्रेनवाइज यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप, क्योंकि ज़्यादा महंगी नहीं है, 89 रुपीज़ की ऑनली। ठीक है। क्योंकि उस पर भी कुछ ना कुछ कंटेंट जाएगा, CUET PG का भी। ठीक है। सो यस गाइज, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस पर भी कुछ ना कुछ कंटेंट जाएगा ही जाएगा। क्या पता यहाँ पे नहीं आएगा, वो उस पे जाएगा, समझ जाना। अगर इस पे नहीं आया तो उस पे जाएगा। ठीक है। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल ब्रेनवाइज।